morning, students. In our online class, yesterday we discussed the poem Boy's Song and also the theme and the possible questions of the poem. Before that, we had studied the poem Noble Nature, and also with that, I tried to explain the stanzas, meanings of the lines. But today, now, we are going to discuss about the central idea, theme, and possible questions of that poem, Noble Nature. Right? So, let's start. As you can see, the poem, Noble Nature. So, the first possible question for this year's exam could be, what is the central idea of the poem? What is the central idea of the poem? So it says, long life and big size, लंबा जीवन और केवल आकार में बढ़ना, is not a sign of excellence. ये किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं दर्शाता है, किसी की भी विशेषता नहीं दर्शाता है. Even a short life can be perfect. जबकि एक शॉर्ट लाइफ, कम जिए लेकिन उत्तम जिए, अच्छा जिए, अच्छे गुणों से जिए, अच्छे काम से जिए. लॉन्ग लाइफ इज नॉट परफेक्ट इफ इट इज नॉट इवेंटफुल. लंबा जीवन किसी काम का नहीं है अगर उसके अंदर कोई आपने काम नहीं किए हो. काम का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के मेरा ब्रश करना या कपड़े धोना या स्कूल जाना, ये नहीं. इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसको हम गुण कहते हैं. हमारे मानवता के गुण, दया, सद्भाव, सौहार्द, ये सब चीजों को जब हम प्रदर्शित करते हैं, किसी के काम आना, किसी की मदद करना, ये सारा इवेंटफुल कहलाता है. On the other hand, a short life is perfect if it is filled with beauty. छोटा जीवन सुंदरता से, छोटे छोटे काम से, सुंदर कामों से भर जाता है तो वो बड़ा उपयोगी हो जाता है. In my previous class, if you remember, I had given the example of Swami Vivekananda. He lived a very short life. छोटा जीवन जिया, लेकिन even today the world remembers him. Why? Because for his eventful life, because for his deeds. The poet Ben Jonson in the poem The Noble Nature talks about what makes a man noble. इस पोएम में उसने ये कहा कि इंसान को उत्तम, सबसे अच्छा क्या बनाता है. कोई तो चीज होती है जिससे अच्छा बनाता है. एक प्याज और एक गुलाब के अंदर क्या चीज है जो उन दोनों को अच्छा बनाती है? दोनों के गुण. अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी प्याज को भी अच्छा कह रहे हैं और गुलाब को भी अच्छा कह रहे हैं. देखिए, जो जिसकी फितरत है, जो प्रकृति है, अगर वो नहीं करती, जैसे हमारा मानव स्वभाव है. Why God has made us so intelligent, a human being having working hands, having working legs, having a mind, sharp mind. क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ. सपोज यू स्मेल अ रोज, गुलाब को सूंघते हो तो उसमें से कौन सी खुशबू आनी चाहिए? गुलाब की, द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज. लेकिन अगर उसमें से प्याज की खुशबू आ जाएगी तो वो आपको लगेगा ये गुलाब नहीं है. और प्याज में से अगर गुलाब की खुशबू आएगी तो आप कहोगे ये प्याज नहीं है. सो बाय बॉर्न ट्रेड्स, जन्मजात गुण होते हैं हमारे अंदर. ईश्वर जब किसी बच्चे का जन्म, जब यहाँ पे किसी को भेजता है, किसी आत्मा को, एक जन्म होता है बालक का, बालिका का, तो अपने साथ ही वो नेचुरल ट्रेट्स लेके आते हैं. जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, शरीर तो बढ़ता है, वो काम करने की शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन अगर उसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है. स्वामी विवेकानंद भी तो हमारा जैसे कोई आम इंसान थे, बट उनके गुणों ने, उनके काम ने उनको महान बनाया. He compares man to a sturdy oak, विशालकाय, लंबा चौड़ा ओक 300 साल तक जीता है, and to delicate lily in order to do this. कवि क्या करता है? दो ऑब्जेक्ट को लेता है, एक ओक को और लिली को. ओक जो 300 साल तक खड़ा रहता है और अंत में एक लकड़ी का टुकड़ा ढेर बन के बैठ जाता है. 300 साल में उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है और ना कोई उसको याद रखता है. बट लिली फॉर अ डे, फ्लावर ऑफ लाइफ, एक दिन उसकी उम्र है, लेकिन वो जीता है और सबको खुशी देता है. Growing physically like a bulky tree or living long like oak does not make a man a noble being. केवल शरीर से बढ़ना,
आकार बढ़ाना किसी को उत्तम नहीं बनाता है। The huge, strong and aged oak will soon become a lifeless, dry and withered piece of log. जल्दी ही वो 300 साल तक जो खड़ा हो उसके भी उस समय आएगा और समय के साथ वो भी उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। So too will be the fate of man. और यही इंसान का भाग्य भी है। जो मनुष्य पैदा हुआ है, the person who is born will have to die one day. एक दिन मरना है, ये तो it's a fact, it's a truth, and we have all to accept it. But between this, there is a long journey of life. and जीवन की बहुत लंबी यात्रा है और उस यात्रा को हमें पूरा करना होगा। और कैसे? उत्तम गुणों से, अच्छे काम से, ताकि हमारी जीवन यात्रा में हमको याद रखा जा सके। Who is only blessed with long life and physical and material well-being? अच्छा देखिए, कभी क्या कहता है कि एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसको लंबी लाइफ तो मिली है, साथ में मटेरियल्स भी मिले। हम किसी जानवर को देखते हैं, उनके पास कोई मटेरियल्स नहीं है, भौतिक सुख सुविधा नहीं है। इंसान ने अपने बुद्धि से, विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड, इंटेलिजेंस, ही हैज क्रिएटेड द थिंग्स व्हिच ही नीड्स। उसको जो चीज चाहिए वो बना लेता है। और फिर भी अगर हम अपने जीवन को वी कांट मेक इट नोबल, उत्तम नहीं बना सकते, तो किसी काम का नहीं है। The lily plant has a short life. It blooms in May. मई के महीने में खिलता है। ये blooms का मतलब होता है खिलना। And is very beautiful. बहुत सुंदर होता है। Although the flower has lifespan of a day. जीवन का एक दिन होता है। And falls and dies by nightfall. रात्रि होते होते तक वो गिर जाता है, मुरझा जाता है। It spreads beauty and delight in that short period. लेकिन उस छोटी सी अवधि में भी वो अपना काम कर जाता है। वो जिस खुशी को देने के लिए, जिस उल्लास को देने के लिए बनाया गया था, वो अपना काम पूरा कर देता है। The poet feels that a meaningful life, like the lily flower, कि जैसे उद्देश्यपूर्ण जीवन एक दिन का जिया, लेकिन अपना उद्देश्य पूरा करके गया, वो is what makes a man noble. इसी से, ऐसे ही गुणों से अगर हम भी ऐसा ही करें, हम उत्तम बनेंगे। And even though a man's life is short, it can be perfect life. फिर भले ही हमारा जीवन छोटा ही क्यों ना हो जाए, लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, बीमारी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पहले जो उन्होंने काम किए होते हैं उसके लिए उनको याद रखा जाता है। ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज मेड मीनिंगफुल, वर्थवाइल और ब्यूटीफुल। अगर उसको सुंदर, उपयोगी, दूसरों के जीवन, दूसरों के लिए उपयोगी बनाएंगे। और यही हमारे विभिन्न धर्मों में, शास्त्रों में, धार्मिक पुस्तकों में, यही हम हमारे घर के बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, और ऐसा ही हमको जीवन जीना चाहिए। एक लास्ट लाइन है, यू कैन सी द थीम ऑफ द पोएम इज द कॉन्ट्रास्ट। यू नो कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड येलो, इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। बिटवीन अ मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ स्पैन, एक लंबा अर्थहीन जीवन, एंड अ शॉर्ट स्पैन फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअल डीड्स, और एक छोटा जीवन जो पूरे साहसिक कार्यों से, उत्तम कार्यों से भरा है। सो रिमेंबर, आफ्टर दिस क्लास, ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगा, जब अपलोड होगा, आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड दिस थीम टू, सो दैट आप इसको पढ़ सके एंड यू कैन रिवाइज एंड लर्न द पोएम वेरी इन गुड मैनर। ओके, और नेक्स्ट टाइम, अब ये दो पोएम के जो क्वेश्चंस है, जो आपके पास में थीम भी है, तो इनके माध्यम से, इसके हेल्प से ट्राई टू गिव द आंसर of the theme and the questions which I asked. Okay, thank you. Morning students, so this is part 3 of the third chapter demand. So कल हम लोगों ने फिनिश किया था रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम, और हमने देखा था कि डिमांड और इनकम का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि दोनों साथ में बढ़ते हैं और दोनों साथ में घटते हैं। मतलब मांग और आय का जो संबंध है वो सकारात्मक है, धनात्मक है, क्योंकि वो साथ में बढ़ते हैं, साथ में घटते हैं। लेकिन मांग और कीमत का जो संबंध है वो विपरीत है, इनवर्स है। मतलब वो मांग बढ़ेगी तो कीमत जरूर घट रही है, इसलिए मांग बढ़ रही है, और अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग घट जाएगी, क्योंकि हाई प्राइस पे कोई भी कुछ खरीदता नहीं है, सबको लो प्राइस वाली चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद फोर्थ भी हमने पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विद प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। मतलब
उपभोक्ता का जो पसंद है उसका भी असर इस पे होता है। फिफ्थ भी हमने पढ़ लिया था कि भविष्य में कीमत बढ़ने की जो आशा होती है या घटने की आशा होती है उसका असर भी मांग पर पड़ता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब किसी देश का जो जनसंख्या होती है उस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ मांग कैसी होगी, ठीक है, डिमांड कैसी होगी। इसका मतलब ये, अगर कोई ऐसी कंट्री है जो गरीब है और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो वो लोग ज़रूर लो प्राइस चीज़ें अफोर्ड करेंगे, ज़्यादातर लोग, क्योंकि जैसे 3 क्लास होते हैं, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, बीच में लोअर मिडिल क्लास भी होता है। ज़्यादातर जो 75% पॉपुलेशन रहता है वो लो प्राइस और उसी में अच्छी क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है। हाई क्वालिटी को प्रेफर करने वाले लोग कम होते हैं। तो अगर कोई विदेशी कंपनी भी जैसे अपने देश में होती है, MNCs होती है, या अपने देश की भी कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर उसका प्रोडक्ट हाई प्राइस है, भले हाई क्वालिटी हो लेकिन हाई प्राइस है, तो उसकी डिमांड भारत जैसे देश में कम होगी, ठीक है। तो अपन ने देखा है कि जो फ़ोन वगैरह आते हैं, फ़ोन कौन से ज़्यादा बिकते हैं? जो लो प्राइस होते हैं, है ना। फीचर्स देखने वाले लोग होते हैं, लेकिन जैसे कि 20,000 तक भी लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड कर लेते हैं। उससे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इतना मेरे को पैसा एक फ़ोन में डालना है या नहीं डालना। तो यही है, जितना कम प्राइस वाली चीज़ होगी वो उस देश के लोग ज़्यादा अफोर्ड करेंगे, है ना। तो इसीलिए अपने देश में ज़्यादातर सिम कार्ड में भी कंपटीशन चलता है कि अच्छी से अच्छी, सस्ती से सस्ती स्कीम दो तो ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने देश में। लेकिन महंगा बेच के प्रॉफिट कमाना अपने देश में मुश्किल काम है। तो कंपोजिशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन ये हर देश की अलग अलग होती है और उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड वहाँ पे होता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर देश में, जैसे 10th और 9th में भी आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बराबर नहीं हुआ, अगर देश के लोगों को, किसी को ज़्यादा इनकम है, एक रहता है जैसे कि रिलायंस है, टाटाज है, रिलायंस की जो रिलायंस वालों की जो भी वेडिंग होती है या जो भी सेरेमनीज होती है वो बहुत ज़्यादा करोड़ों, लाखों करोड़ों में वहाँ पे खर्चा होता है, कार्ड भी इतने महंगे होते हैं। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको शादी के लिए पैसे भी नहीं होते, मतलब कर्जा करके शादी करवानी पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने देश में। बीच में भी कुछ लोग आते हैं। तो मतलब यहाँ पे यही है कि इनकम में बहुत बड़ा वेरिएशन, और वेरिएशन ऐसे नहीं है डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इनकम वाले और बहुत कम इनकम वाले, बीच में इनकम वाले भी हैं, लेकिन एकदम से वहाँ पहुँच नहीं सकते। जिनको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है उनके बिजनेस में, उनको बहुत करोड़ों में प्रॉफिट होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम बढ़ती है तो 1 रुपया 2 रुपया ऐसे भी बढ़ती है, 100 रुपये भी बढ़ती है, 1000 भी बढ़ती है, मतलब इनकम में बहुत वेरिएशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बराबर नहीं होगा तो डिमांड भी बराबर नहीं होगी, सबकी डिमांड एक जैसी होगी ही नहीं। कोई ज़्यादा डिमांड करेगा, कोई कम डिमांड करेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो ज़्यादा खर्चा कर सकता है, जिसके पास कम पैसे है उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, ठीक है। तो ये भी एक इफेक्ट है जो डिमांड पे होता है। उसके बाद है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व के लिए हमेशा हमें राइट हैंड लेना है। जो भी डायग्राम होगा अगर वो ऐसा बन रहा है, अपना राइट हैंड रखते हैं, अगर वो ऐसे शेप में नीचे की ओर आते हुए तो वो डिमांड कर्व है। अगर वो लेफ्ट हैंड इस तरह के शेप में तो वो सप्लाई कर्व है। अभी हमको इस लेसन में डिमांड कर्व पढ़ना है, ये हाथ से हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों कर्व साथ में आते हैं तब याद ही नहीं आता कि सप्लाई कर्व कौन सा है, डिमांड कर्व कौन सा है। तो एक सिंपल ट्रिक है कि अगर अपना राइट हैंड क्रॉस पोजीशन में रखते हैं तो ये डिमांड कर्व इस तरह का बनता है, क्योंकि वो नीचे की ओर जाता है। सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की ओर जाता है, तो अपना लेफ्ट हैंड अगर क्रॉस पोजीशन में रखते हैं तो वो सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व में हम 2 शिफ्ट पढ़ेंगे, राइटवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब पीछे की ओर जाता हुआ, राइटवर्ड मतलब अब जैसे ये राइट हैंड है, राइट शिफ्ट है, यही अगर राइट की तरफ, इस तरफ से राइट, यही राइट की तरफ एक और शिफ्ट हो रहा है तो ये राइटवर्ड है, और फॉरवर्ड भी बोलेंगे, आगे की तरफ जाता हुआ, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। अब ये डिमांड कर्व है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है मतलब ये नीचे जा रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है,
तो ये बैकवर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नीचे जा रहा है, डिमांड कम हो रही है, और लेफ्टवर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यही डिमांड कर्व अगर राइट की तरफ जाता है तो फॉरवर्ड होगा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी हमारी एक्स एक्सिस पे रहती है, क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, आगे और बताएंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे, ये है डिमांड के कुछ शिफ्ट। इसमें जैसे कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड है। एक्सपांशन का मतलब होता है विस्तार। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, ये वाला डायग्राम आपकी किताब में भी होगा। इसका मतलब होता है विस्तार, मतलब बढ़ना, क्योंकि मैंने बताया कि क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, प्राइस है तो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा। हमने कल भी ये सेम डायग्राम पढ़ा था, लेकिन उसको देखने का तरीका वही है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है क्वांटिटी बढ़ती है। 50 रुपीज पे देख लो क्वांटिटी 750 ग्राम्स होगा पोमोग्रेनेट्स मतलब अनार, और अगर 100 रुपीज हो जाता है तो ये इसकी क्वांटिटी कम कर लेता है, 250 ग्राम ही लेता है, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर मैं 1 किलो खरीदता हूँ तो 100 रुपये देने मेरे को, तो वो उसके पास जितने पैसे होगा उतना क्वांटिटी खरीदेगा। ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो लोग, अमीर लोग भी एक बार क्वांटिटी थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एक स्वभाव होता है उपभोक्ता का, कंज्यूमर्स का। तो इस तरह से ये एक्सपांशन बोला है अपने को, मतलब विस्तार हो रहा है, मतलब डिमांड अगर इस तरह से नीचे आ रही है, मतलब प्राइस कम हो रहा है तो विस्तार हो रहा है। इसीलिए देखो ये एरो नीचे की तरफ है, ये वाला एरो नीचे की ओर है। अगर यही एरो ऊपर की ओर होता तो ये संकुचन हो जाता। संकुचन मतलब प्राइस जरूर बढ़ रहा है। इस एरो से अपने को पता चलेगा कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। यही एरो अपना संकुचन, मतलब यही डायग्राम अपना संकुचन के लिए भी बन सकता है, लेकिन वहां पे ये वाला एरो हमें ऊपर की ओर बताएगा, मतलब प्राइस जरूर बढ़ा है और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी जरूर कम हुआ है। तो ये इसका रिलेशन है। जैसे कि ये संकुचन है, सेम डायग्राम है, वो ही डायग्राम है, सिर्फ यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब संकुचन, क्योंकि एरो ऊपर की ओर बता रहा है। क्योंकि यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि अपना जो प्राइस है वो 50 से 100 हो गया है। जब 50 से 100 हो गया है तो हमारा पोमोग्रेनेट्स की जो क्वांटिटी है, अनार की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, इसीलिए इसे संकुचन बोलेंगे। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो संकुचन होता है, प्राइस घटता है तो विस्तार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मतलब यही है कि क्वांटिटी कम हो रही है। देखो ये डिमांड कर्व है, ये एग्जैक्टली हमारा राइट हैंड इस तरह से रखे तो ये डिमांड कर्व बनता है। अगर यही डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और यही डिमांड कर्व नीचे की ओर आता है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इस तरफ लेफ्ट है अपना, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, क्योंकि उसको हम लोग जोड़ेंगे ना क्वांटिटी से तो क्वांटिटी कम आएगी, और आगे अगर हम लोग उसको यहाँ पे कहीं पे मिलाएंगे इमेजिनरी लाइन से राइटवर्ड वाले को तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी, इसीलिए उसे फॉरवर्ड बोलते हैं और उसको बैकवर्ड बोलते हैं। मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। अब देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड देखेंगे हम, तो शिफ्ट इन डिमांड में भी ये है राइटवर्ड डिमांड है। ऑब्वियसली राइटवर्ड ही है क्योंकि डी जो है ये पुराना डिमांड कर्व है, और D1 कल ही मैंने बताया था अगर कुछ भी 1 2 3 आगे कुछ भी आ रहा है मतलब वो नया है, तो ये पुराना डिमांड कर्व है, ये नया डिमांड कर्व है। ये देखो ये राइट हैंड है, ये राइट तरफ ही गया, मतलब ये फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ी है क्योंकि ये पुराना प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी देखो, पुरानी क्वांटिटी ये थी, नई क्वांटिटी ये है। यहाँ पे एक करेक्शन है, ये वाली जो है वो पुरानी क्वांटिटी है और ये वाली जो नई क्वांटिटी है, इसे अपने को Q1 करना है और इसे Q रखना है, क्योंकि नए वाले डिमांड में क्वांटिटी बढ़ रही है, पुराने वाले डिमांड में डिमांड कर्व की वजह से क्वांटिटी कम हो रही है। देखो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसका रीजन ये है कि जरूर लोगों ने, जब सस्ता मिलता है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा परचेज कर लेते हैं, ज्यादा परचेज कर लेते हैं, तो अब खरीदने के लिए उनके पास डिमांड ही नहीं बचती, तो कुछ और जो लोग होते हैं वो उसे खरीदते हैं।
प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने पहले खरीद लिया, उन्होंने जाके और लोगों को बोला, तो डिमांड अपने आप बढ़ गई, भले प्राइस वही है। क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ों को मार्केट में माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा फैलती है। न्यूज़ में जो आता है या एड में जो आता है वो भी धीरे धीरे फैलता है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो जल्दी फैलती है। जैसे मैंने कुछ परचेस किया, मैंने स्कूल में आके आप लोगों को बोला भाई ये सस्ते में है, वहाँ पे सलूम्बर में मिल रहा है, आप लोग और किसी को बोलोगे, एक साथ वो चीज़ कंज्यूम हो जाएगी, वही सेम ही प्राइस पे, ऑलरेडी प्राइस कम ही होगा तभी इतने लोग जा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। अब यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई। तो अलग अलग सरकमटेंसेस भी होते हैं। खैर इनका रिलेशन जो है वो इनवर्स है, इनकम के साथ पॉजिटिव है, वो ध्यान में रखना, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। अब यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना। अब ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, क्योंकि D1 देखो अंदर की तरफ है, D बाहर की तरफ है, ये वाला क्वांटिटी पुराना है, ये वाला क्वांटिटी नया है, प्राइस वही है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है उसका कि बहुत सारे लोगों ने पहले परचेज कर लिया, तो अब वो परचेज नहीं करना चाहते, उनके पास जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट आता है, एक नया कुछ लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, अब वो बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, लोग दौड़ दौड़ के सब फटाफट खरीद लेते हैं। अब वो प्रोडक्ट पड़ा भी है तो भी लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिया। जैसे मोबाइल कितना रखेंगे, एक ही रखेंगे ना, टीवी कितना रखेंगे घर में, एक ही रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक दो जितने भी हैं, आपने परचेज कर लिया, उसके बाद अब वो प्रोडक्ट मार्केट में उसी भाव में मिले या उससे कम में मिले तो भी आप परचेज क्यों करोगे फालतू में। तो ऐसा भी होता है, ऐसे में क्या होता है, डिमांड कम भी हो जाती है, तो ये इफेक्ट भी इस पे आता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड वही है, हाई प्राइस पे प्रोडक्ट कम परचेज करेंगे, क्वांटिटी कम जाएगी, लो प्राइस पे क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। तो ये सेम वही चीज़ है, बार बार आ रही है, पर लॉ ऑफ डिमांड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आता ही है। एक तो ये लॉ ऑफ डिमांड में इसका डायग्राम बनाना होता है, आपके इंग्लिश मीडियम में डायग्राम बना हुआ नहीं है, ठीक है, और वो जो पहले मैंने लेफ्ट वर्ड पढ़ा है वो भी आपका बना हुआ नहीं है, गलत बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करेक्ट करवाऊंगी नोट्स में, पर आप लोग ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में यही है कि इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन की वजह से क्या होता है कि प्राइस हाई होती है तो डिमांड लो होती है, प्राइस लो होती है तो डिमांड हाई होती है, यही है लॉ ऑफ डिमांड। अब डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे अपन। लॉ ऑफ डिमांड डेरिवेशन है इसके, फर्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, और इसमें मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस रहता है, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी मोर देन होता है, कभी कम होता है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। यानी साझेदारी फर्म में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी बचा है उसको साझेदारों के बीच में बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो दोस्तों ये बहुत इजी टॉपिक है। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में, यानी निर्माणी खाते। कौन बनाते हैं? जो वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग बनाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है? व्यापार खाता, यानी कि जिसमें वस्तुओं को खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर व्यवसाय के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा जाए। तो इस पूरी पार्टनरशिप में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बहुत कुछ आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में इसका भी कोई काम नहीं। नेक्स्ट, अब P&L अकाउंट के बारे में।
P&L अकाउंट के बारे में अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरी पार्टनरशिप में इस P&L अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो P&L के अंदर एक बात ही ध्यान में रखनी है कि P&L का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस और P&L का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। तो अब जो बचा हुआ ये लॉस और प्रॉफिट किस नाम से जाना जाता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से, यानी कि शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के नाम से जाना जाता है। अब क्या बचेगा? पार्टनरशिप फॉर्म में जो ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचेगा, कैसे बचेगा? कि जब सारे साझेदार मिलकर या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके ट्रेडिंग का काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो P&L तो बनाना ही बनाना है उनको। P&L बनाने के बाद जो बचेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसको साझेदारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन किस हिसाब से? एक डीड के हिसाब से। डीड यानी कि साझेदारी सल्ले के हिसाब से। यानी पार्टनरशिप डीड क्या काम करता है? पार्टनरशिप डीड यही काम करेगा कि ये जो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यानी कि हर एक पार्टनर्स को किस हिसाब से देना है, यानी किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये काम कौन डिसाइड करवाएगा? पार्टनरशिप डीड। और ये कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर नाम मात्र का, अवास्तविक या नॉमिनल टाइप का होता है। मतलब जो आपने P&L अकाउंट का नेचर होता है वो का वही नेचर P&L एप्रोप्रिएशन का होगा। तो आइए देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात दोस्त यह है कि आप जितनी मेहनत क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाते हैं, अगर उसकी आधी मेहनत भी अगर आप कंसेप्ट को समझने में अगर लगा दें तो आप 10 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे। बस आपको करना ये है कि जो कंसेप्ट है एक बार में ही समझ लेना है, दिमाग में उतार लेना है। तो फोकस करना दोस्तों कंसेप्ट पे, क्योंकि एक कंसेप्ट आपको 1000 क्वेश्चन करवाएगा, लेकिन 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। दोस्तों कंसेप्ट बिल्डअप करो और मजे के साथ क्वेश्चन करो। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 दिसंबर, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको इसके बाद लिखना है। लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर, एज इट इज जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर आपको उसके बाद वही 4 कॉलम बनाने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में लिखा जाएगा पर्टिकुलर, सेकंड में आपको अमाउंट, नेक्स्ट वापस पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यानी पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एक बात दोस्तों ध्यान में रखनी है कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म का अकाउंट है। फर्म का मतलब सभी साझेदारों का मिक्स अकाउंट है, यानी कि इसके अंदर सभी साझेदारों के ट्रांजैक्शन आएंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या आएगा। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम आएगी। जैसे आपने पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाया था, उनमें भी आपने देखा था कि उनके भी क्रेडिट साइड में इनकम आ रही थी। सेम वैसे ही इसके भी क्रेडिट साइड में इनकम आएगी, और इसके डेबिट साइड में लॉस आएंगे, खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ रहे थे कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर, याद है ना? तो वैसे ही क्रेडिट साइड इनकम साइड होगी और डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड। इस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये लिखने से पहले सोचना कि ये कब लिखेंगे? जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाते के अंदर क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट बचा हुआ है, तभी ये लिखेंगे, है ना? तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखने के बाद आपको वो अमाउंट प्रॉफिट वाला लिख देना है। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाए तो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस हो गया या डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो उसको किस नाम से लिखेंगे? तो फिर ये ना लिख करके डेबिट साइड में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किस नाम से? यहाँ पर आपने बाय P&L अकाउंट लिखा है तो इधर लिख देंगे टू P&L अकाउंट। और वही जो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख रखा है तो यहाँ क्या जाएगा? नेट लॉस
फॉर द ईयर। ये लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो टू P&L अकाउंट नेट लॉस फॉर द ईयर, और जो लॉस है आपको डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन के लिख देना है। तो आपको एक कंसेप्ट पहले बिल्डअप करो अच्छे से कि बाय P&L अकाउंट कब लिखा जाएगा और टू P&L अकाउंट कब लिखा जाएगा। ये तब लिखा जाएगा जब P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। और ये कब लिखा जाएगा, जब आपके पास P&L अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस यानी कि नेट लॉस अगर दे रखा है तो उस कंडीशन में ये लिखा जाएगा। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर सकेंगे, जैसे सैलरी देना, कमीशन देना, बोनस देना, रिजर्व बनाना, और बचा हुआ और प्रॉफिट अगर लास्ट में बच जाता है तो साझेदारों में बांट देना। लेकिन अगर आपके पास होता है लॉस तो आप ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन को हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, जिसके थ्रू हम बाकी के एडजस्टमेंट करेंगे। तो फिर उसके बाद देखो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो अपने को जो डीड में दे रखे हैं पॉइंट्स, उसी पॉइंट के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करने हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट है हमारे पास और सबसे पहले दिया जाता है पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट में से। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में क्यों लिखा है, जबकि ये तो पार्टनर्स के लिए इनकम है। बिल्कुल, ये पार्टनर्स की इनकम है तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा हुआ ना, तो फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो A, B, C जो भी पार्टनर है उनके नाम लिख के उनके अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, तो उसकी जो टोटल होगी वो मेन बाहर लिख देंगे। जैसे इसके 1000 रुपए हैं, इसके 2000 रुपए हैं, तो 1000 और 2000 मिलके कितने हो जाते हैं, 3000। तो 3000 आपको यहाँ लिख देना है। अब ऐसे ही अगला एडजस्टमेंट करेंगे सैलरी के बारे में। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के बारे में यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, ए को कितनी सैलरी दे रहे हैं, बी को कितनी सैलरी दे रहे हैं, वो लिख करके उनकी टोटल हम बाहर लिख देंगे। अगर मान लो किसी एक को ही सैलरी दी जा रही है, दूसरे को सैलरी नहीं दी जा रही है, सपोज ए को ही सैलरी मिल रही है, तो यहाँ लिखेंगे टू एज सैलरी। क्या लिखेंगे, टू एज सैलरी। लेकिन अगर मान लो 2 जनों को दी जा रही है, 2 से ज्यादा को दी जा रही है, तब उस कंडीशन में इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। ए को कितनी दी जा रही है, बी को कितनी दी जा रही है, वो लिखने के बाद मेन टोटल बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से एडजस्टमेंट देखते हैं टू पार्टनर्स कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अगर मान लो साझेदारों को कमीशन दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है या एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, ए को कितना दिया जा रहा है, बी को कितना दिया जा रहा है, अगर और भी पार्टनर है तो उनके भी नाम लिखे जाएंगे। वही प्रोसेस, इनको कितना दिया जा रहा है उसकी बात टोटल बाहर लिख दी जाएगी। अगर किसी को कमीशन दिया जा रहा है तो टू कमीशन, अगर किसी को बोनस दिया जा रहा है तो टू बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। यानी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन का मतलब होता है अतिरिक्त पारिश्रमिक, यानी मेहनताना जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त पारिश्रमिक। तो इस तरह से ये डेबिट साइड में दिए जाएंगे। ये डेबिट साइड में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चे हैं। और यही ट्रांजेक्शन सारे उठा करके हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब इतना ट्रांजेक्शन करने के बाद अगर फर्म के पास और भी सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा रहता है तो फिर पार्टनर सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कुछ पैसा हम बचा के रख लेते हैं रिजर्व के रूप में, जो भविष्य में हमारे लिए काम आएगा। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट है, बचा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, फिर उसके बाद कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन साझेदारों को देने के बाद, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बच जाता है, तो साझेदार डिसाइड करते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं, इसको रिजर्व रख लेते हैं। तो रिजर्व की एंट्री क्या होगी, यहाँ आपको लिखना है टू रिजर्व। टू रिजर्व ब्रैकेट में लिख सकते ट्रांसफर, टू रिजर्व ट्रांसफर।
इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों ने जो पैसा बचा के रखा है रिजर्व के रूप में, तो वो भविष्य में कभी भी काम में ले सकते हैं, और अगर काम में नहीं लिया तो यही पैसा वापस उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर वापस बांट लेंगे। अभी हमने देखे ये डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं अगर फर्म खर्चा करती है तो फर्म को इनकम कहाँ से होती है। तो चलिए क्रेडिट साइड में भी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो फर्म के क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो इनकम होती है वो बाय P&L अकाउंट से होती है, और उसका नाम है नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट जो बचा हुआ होता है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर साझेदारों ने कोई आहरण कर रखा है यानी कि ड्रॉइंग कर रखा है, तो उसके बदले उनको क्या भरना पड़ेगा, ब्याज भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने देखा था पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखा था डेबिट साइड में। तो फॉर्म के किस साइड में लिखा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिखा जाएगा, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में। तो क्या किस नाम से लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किस नाम से लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग जो करेगा वो भरेगा। अगर ए ड्रॉइंग करता है बी भी ड्रॉइंग करता है तो दोनों को ब्याज भरना है। अगर ए ही ड्रॉइंग कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग। अगर दोनों निकाल रहे हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज और बी। तो ए का कितना बनेगा ब्याज, बी का कितना बनेगा, वो कैलकुलेट कर देंगे, फिर उसके बाद उनकी टोटल बाहर लिख देंगे। तो इस तरह से क्रेडिट साइड में लिखा मतलब ये फर्म के लिए इनकम हो गई, फर्म के लिए इनकम हो गई। और यही चीज पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से। ए ने जितना ड्रॉइंग किया है तो उस पे लगने वाला ब्याज उसके अकाउंट में चढ़ा देंगे, बी ने जितना ड्रॉइंग किया उस पे लगने वाला ब्याज उसके अकाउंट के डेबिट साइड में चढ़ा देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद यानी कि आपके पास प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तो गई इनकम। फिर उसमें से आपने जो खर्चे सारे माइनस कर दिए, उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो वो साझेदारों के बीच में उनके लाभ हानि अनुपात यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के रूप में बांट दिया जाएगा। तो बांटेंगे तो किस नाम से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। किस नाम से लिखेंगे, टू पार्टनर्स या कैपिटल या करंट अकाउंट। और फिर उनके अकाउंट के अंदर चढ़ा देंगे, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, और उनकी टोटल यहाँ बाहर लिख दी जाएगी। और इस तरह से ये क्वेश्चन क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, जब आपके पास नेट प्रॉफिट बचा था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ना है या कि वो भी फर्म की टोटल इनकम, फिर उस टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस कौन कौन से माइनस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा बच गया उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। किस साइड में ट्रांसफर करेंगे, उनकी क्रेडिट साइड में। इसलिए फर्म के लिए ये भी खर्चा हुआ, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने के बाद ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर जो लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आपको बांटना है। रेशो भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो वो करने के बाद फिर उसके बाद ये लिख करके आपको ये अकाउंट क्लोज कर देना है। इसके बाद ये तो थी प्रॉफिट की कंडीशन में क्वेश्चन। अगर लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में हमने क्या देखा था, टू P&L अकाउंट यानी नेट लॉस फॉर द ईयर, यानी कि लॉस हो जाता है तो हमने डेबिट साइड में लिखा था। जब लॉस होता है तो फिर हम ना तो इंटरेस्ट दे पाते हैं, ना सैलरी दे पाते हैं, ना कमीशन दे पाएंगे और ना पार्टनर्स को दे पाएंगे कुछ भी। तो इसका मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अगर कंपलसरी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि देना ही देना है तो इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा हो, है ना, इसके बारे में क्या नहीं कहा हो, कंपलसरी देना है या नहीं देना है, लेकिन लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से फर्म ले सकती है ना। तो इसका मतलब लॉस की कंडीशन में ये ट्रांजैक्शन आ सकता है। बाकी के ट्रांजैक्शन आए नहीं आए वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन अगर क्वेश्चन में है तो लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेगी साझेदारों से। तो ये क्या होगा, फर्म के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा और लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मान लो लॉस ज्यादा है और इनकम कम है तो इसका मतलब फिर से लॉस बचा। अब ये लॉस क्या करेंगे, जैसे यहाँ आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बाय पार्टनर्स
कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर जो भी मेथड में आपको कहा है कि कौन सा अकाउंट बनाना है, तो आपको बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लेकर के जितने भी पार्टनर हैं उनके अंदर बराबर में या डेढ़ में जो दे रखा है उस रेशो के हिसाब से बांट देना है। तो इसका मतलब ये लॉस कौन वहन करेगा, पार्टनर वहन करेंगे और इस तरह से ये लॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर क्या बातें ध्यान में रखनी। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा टाइटल में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर दे रखा है आपको 31 मार्च या 31 दिसंबर। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। किस अकाउंट के, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट की सिचुएशन है तो उसमें आपको दिया होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डेबिट साइड में लिखना है। जिस पार्टनर को जितना जितना देना है वो देने के बाद टोटल आपको बाहर लिखनी है। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी के बारे में दे रखा है तो आपको सैलरी देनी है। फिर उसके बाद किसी पार्टनर को कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देने के लिए कहा है तो आपको वो देना है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहा है कि रिजर्व या जनरल रिजर्व बनाना है तो आपको रिजर्व या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है पैसा। फिर उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो डीड में जो पार्टनर्स के रेशो हैं, यानी कि साझेदारी संलेख में जो साझेदारों के लाभ हानि बांटने के अनुपात दे रखे हैं, उसी अनुपात में आपको ये प्रॉफिट और लॉस बांट देना है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई प्रोविजन दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कोई प्रोविजन है तो ये प्रोविजन भी आपको करना है, यानी कि साझेदारों से फर्म वसूल करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इसके बाद क्वेश्चन खत्म कर देना है। लेकिन अगर लॉस की कंडीशन हो जाए तो लॉस की कंडीशन होगी तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड में लिखना है। किस नाम से लिखना है, P&L अकाउंट के नाम से लिखना है। ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगर लॉस आता है तो उस लॉस में एक ही एडजस्टमेंट हो पाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन कंपलसरी कह रखे हैं तो देना है, वरना नहीं दे रखा, वरना नहीं करना। यानी कि लॉस और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि ये 3 ट्रांजेक्शन होंगे लॉस की कंडीशन में। प्रॉफिट की कंडीशन में प्रॉफिट लिखना है, फिर जितने आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने हैं और बैलेंस निकाल लेना है। तो इस तरह से ये P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने देखा। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि आपको तो नोट कर ही लेना चाहिए दिमाग के अंदर। नंबर 1, अगर आपके पास कोई एडजस्टमेंट काटने के बाद यानी डिडक्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट दे रखा है तो वही प्रॉफिट आपको लिखना है, लेकिन वो एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं लिखना है। यानी कि क्या हुआ कि सपोज मान लो आपको क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट इज रुपीज इतना, तो आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट दे रखा है सिर्फ वही लिखना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ नहीं लिखना है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, है ना। समझ में आया क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल में ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए जिसको काटने या चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट दे रखा है तो आपको वो बाद वाला प्रॉफिट ही अमाउंट यहाँ लिखना है, फिर उसके अंदर आपको और से अलग से वापस नहीं काटना है, क्योंकि पहले आपने डिडक्ट कर लिया है। तो डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट का अमाउंट बचा है वो आपने यहाँ लिखा है, लेकिन वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। ये एडजस्टमेंट कहाँ लिखना है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन से पहले का लाभ। अगर क्वेश्चन में आपको समायोजन से पहले का लाभ दे रखा है तो आपको वो पहले वाला ही लाभ लिखना है। यानी कि अगर आपके पास कोई एडजस्टमेंट यहाँ दे रखा है कि सैलरी देने से पहले आपको प्रॉफिट कितना है, तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद वो एडजस्टमेंट आपको करना ही करना है। यानी कि इन दोनों एडजस्टमेंट से क्या समझ में आया कि अगर आफ्टर चार्जिंग वाला दे रखा है तो आफ्टर में जो आफ्टर वाला प्रॉफिट है वो आपको पहले लिखना है, और बिफोर वाले में जो पहले प्रॉफिट दे रखा है वो लिखना है। यानी कि आफ्टर में डिडक्ट होने के बाद आपको प्रॉफिट लिखना है, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि उस खर्चे को 2 बार नहीं लिखना है। उसके बाद अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो इसका मतलब बिफोर में नेट प्रॉफिट पहले लिखना है, फिर उसके अंदर से उस प्रॉफिट को काटा जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहना ये चाह रहे हैं कि एक एडजस्टमेंट को 1 बार किया जाएगा, 2 बार नहीं।
यानी कि आपने अगर कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से कर लिया है तो बचा हुआ प्रॉफिट ही आपको लिखना है और वो एडजस्टमेंट आपको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। और अगर आपने कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से नहीं किया है तो प्रॉफिट लिखो, फिर उसमें से वो एडजस्टमेंट हटाओ और फिर बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटो। तीसरा एडजस्टमेंट लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि कंपलसरी देना ही देना है, भले आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसका मतलब ये जो चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि लाभों पर प्रभार वाले एडजस्टमेंट होंगे उनको आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखना है, उनको आपको एडजस्ट करना है प्रॉफिट में से, यानी कि वो P&L के पार्ट हो जाएंगे। तो P&L के पार्ट कौन कौन से होंगे? जैसे किसी साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दे रखा है, लोन दे रखा है, तो उस पर लगने वाला ब्याज लाभों पर प्रभार हो सकता है, तो उसको आपको P&L में से काट देना है। अगर मान लो आपकी फर्म चल रही है तो किसी बिल्डिंग में चल रही होगी तो उस बिल्डिंग का रेंट भी लाभों पर प्रभार होगा। मैनेजर रखा होगा तो मैनेजर का कमीशन भी लाभों पर प्रभार होगा, वो इस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि ऐसी चीजें जो आपको कंपलसरी देनी ही देनी है, यानी कि वो भले ही आपके पार्टनर्स के हिस्से की हो, जैसे लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, लेकिन अगर उसको लाभों पर प्रभार है, आपके पास हानि होने के बाद भी आपको उस साझेदार को ऋण पर ब्याज देना ही देना है, इसका मतलब वो कहाँ जाएंगी? P&L अकाउंट के अंदर, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे। चौथा एडजस्टमेंट जिसके बारे में आप जानते ही हैं, अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज करने को बोला है तो ये सारे एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं सिर्फ कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगी, उसके अलावा बाकी जितने भी बचे हुए ट्रांजेक्शन हैं ये सारे वो कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर।